हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर का हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट आता है, मिडिवल सोसाइटी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये आपके हिस्ट्री का सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के पिछले 4 बार के जो क्वेश्चन पेपर थे उनके सारे क्वेश्चन और उनके आंसर को लेकर आए हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस 4 ईयर के एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है, उन सबके सब क्वेश्चन को उठाया। अगर रिपीटेड क्वेश्चन है तो भी आंसर दिया है, और अगर सिंगल टाइम पूछा गया तो भी आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। तो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर यहीं पे मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहीं पे देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो जून 2026 में जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, आपका 22 तारीख के आसपास शायद इसका एग्जाम है। तो जो आपका इसका एग्जाम होगा, कंप्लीट जो एग्जाम पेपर है, वो चांसेस है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं उन्हीं में से आएगा। दूसरा, हमने आपको आंसर में लिखना क्या है ये भी हमने आपको दिया है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय feudalism? How were fiefs and monarchs administrated in medieval Europe? Evaluate the significance of the manor system in सिक्योरिटी feudal society। सामंतवाद से आप क्या समझते हैं? मध्ययुगीन यूरोप में फीफ और मैनर कैसे संचालित की जाती थी, और सामंती समाज को बनाए रखने में जो मैनर की प्रणाली है उसका आपको महत्व का मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। इसका सबसे पहले आप देंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बता देना है अपने आंसर में। देखिए, इंट्रोडक्शन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप आंसर में डायरेक्ट पॉइंट जो होते हैं वो नहीं लिख सकते। शुरुआत में इंट्रोडक्शन, उसके बाद 6 या 7 मेन पॉइंट्स, और उसके बाद आपका कंक्लूजन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया कि फीफ क्या है, मैनर क्या है। भूमि अनुदान जो करते थे वो फीफ होते थे, मैनर होते थे स्वामित्व वाली जमीन को कहते थे। ठीक है, उसके बाद आपके 6 जो मेन पॉइंट्स आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। पद्मकृत समाज, फीस प्रणाली, मैनर व्यवस्था, ठीक है, स्वावलंबी अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता। ये 6 पॉइंट आप अपने आंसर में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और इन 6 पॉइंट से आपका आंसर जो है अच्छी खासी लेंथ में जो है 2 ढाई पन्ने तक कवर कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया, तो आप लोग भी इजीली इन्हें पढ़कर कवर कर सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, ये आपके 6 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। सिग्निफिकेंस assess the significance of a growth of a town and a trade in a feudal economy and society of a Western Europe between 12th and 13th century। 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी यूरोप जो था, वहाँ की सामंती अर्थव्यवस्था और समाज में नगरों और व्यापारों के विकास के महत्व का आपको यहाँ पे आकलन करना है। उसके बारे में बताना है कि किस तरीके से विकास हुआ था, किस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट जो हुई थी वो हुई थी। तो सबसे पहले आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ जाता है इस आंसर का। ठीक है, उसके बाद आपका मेन पॉइंट में आप क्या बता सकते हैं? व्यापार का केंद्र के बारे में बता सकते हैं, मुद्रा अर्थव्यवस्था के बारे में बता सकते हैं, नए सामाजिक वर्ग के बारे में बता सकते हैं, सामंतवाद पर चुनौती वाला पॉइंट आ सकता है। उसके बाद सांस्कृतिक अनुदान, आदान प्रदान और आर्थिक विकास। ये 6 पॉइंट आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपका आंसर जो है बन जाएगा complete। ठीक है, तो ये आपका हिंदी में हो जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है आपका इंट्रोडक्शन प्लस में आपके 6 मेन जो आंसर है वो। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन चर्च, नोबिलिटी, peasants and स्टेट इन मिडिवल यूरोप। मध्ययुगीन यूरोप में चर्च, कुलीन वर्ग, किसान और राज्य के बीच के संबंधों का आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो आप इन तीनों जो 4 हैं, चर्च है, कुलीन है, कुलीन वर्ग है, ठीक है, किसान है और राज्य है, तो इनके बीच में क्या एक दूसरे से संबंध है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे 6 पॉइंट में आपका बता सकते हैं कि चर्च की क्या भूमिका थी, कुलीन वर्ग की शक्ति के बारे में बता सकते हैं, किसान की स्थिति और राज्य का क्या कर्तव्य था वो बता सकते हैं। 5वें पॉइंट में आप बता सकते हैं चर्च वर्सेस राज्य के बारे में, और सामंती पन्नुक्रम के बारे में भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये हो जाता है आपके टोटल 6 पॉइंट। ये रहा आपका आंसर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। गिव एन ओवरव्यू ऑफ अ हिस्टोरिकल कंडीशन दैट लेड टू द बिगिनिंग ऑफ इस्लाम इन अरब। ठीक है, अरब में इस्लाम की शुरुआत के लिए ऐतिहासिक जो परिस्थितियों का आकलन कीजिए। ठीक है, इस्लाम किन कारणों की वजह से अरब में जो है शुरू हुआ। ठीक है, आप कह सकते हैं बिगिन हुआ था, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनी थी, तो उन परिस्थितियों के बारे में आपको यहाँ पे बात करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया है पॉइंट में। ठीक है, फिर ये आपका आ जाता है। और फिर आपके आप यहाँ पे 6 पॉइंट आते थे। जनजातीय समाज के बारे में, व्यापारिक गतिविधियों के बारे में, ठीक है, धन का असमान वितरण हो रहा था, धार्मिक विभाजन हो रहा था, और फिर मोहम्मद के संदेश। ठीक है, और लास्ट में आपका अरब समाज का एकीकरण। तो ये आप 6 पॉइंट बता सकते हैं और अपना आंसर को कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है सारे के सारे पॉइंट। ट्राइबल सोसाइटी, ट्रेड एक्टिविटीज, अनइक्वल वेल्थ, रिलीजियस डिवीजन,
ठीक है, मोहम्मद मैसेज, यूनिफिकेशन ऑफ अरब सोसाइटी, तो ये होता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामाइन द नेचर ऑफ कैलिफेस्ट अंडर द उमैयाद एंड दी अफसिद। ठीक है, उमैयाद और अफसिद के तहत खलीफाओं की प्रकृति का आपको क्या करना है, मूल्यांकन करना है। ठीक है, उमैयाद और अफसिद के तहत जब ये जो चीजें थी तो उसके तहत क्या खलीफाओं की जो प्रकृति थी, जो उनका नेचर था, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे इस आंसर के बारे में। उसके बाद आप 6 पॉइंट में बता सकते हैं उमैयाद खलीफा। ठीक है, सैन्य विस्तार, अब्बासिद खलीफा, बहुसांस्कृतिक नीतियां, व्यापार और विज्ञान, इन पॉइंटों के बारे में आप बता सकते हैं। 5 पॉइंट हो जाते हैं। छठा पॉइंट आप बता सकते हैं अरब वर्सेस गैर अरब, इनके बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये आपका आंसर यहाँ पे इंग्लिश में मिल जाता है आपके के लिए, जिनका भी इंग्लिश मीडियम का कोर्स है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, क्रिटिकली एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस इन शेपिंग द मिंग पीरियड ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना में चीन में मिंग काल को आकार देने में कृषि, व्यापार, तकनीकी विकास, सांस्कृतिक उत्कर्ष के महत्व की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो भाई चीन में जो मिंग काल चल रहा है, टाइम पीरियड है मिंग काल का। ठीक है, तो उसको आकार देने में कृषि मतलब एग्रीकल्चर का, उसके बाद व्यापार मतलब ट्रेड का, तकनीकी विकास मतलब टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, और सांस्कृतिक मतलब कल्चरल जो है उत्कर्ष। ठीक है, उसका क्या महत्व है, तो वो महत्व आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है उसका के बारे में। उसके बाद यहाँ पे आपके 6 पॉइंट आ जाते हैं। पॉइंट में आप क्या बता सकते हैं, कृषि सुधार के बारे में बता सकते हैं, व्यापार विस्तार के बारे में बता सकते हैं, तकनीकी प्रगति के बारे में पॉइंट कर सकते हैं कवर। ठीक है, सांस्कृतिक विकास का पॉइंट, और आर्थिक समृद्धि का एक पॉइंट आता है, सैन्य शक्ति का एक पॉइंट आता है। देखिए पॉइंट के आगे हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करा है, आपको बस इसको थोड़ा सा डेवलप करके ज्यादा एक्सप्लेन कर देना और आपका इजीली आंसर 2.5 से 3 पन्नों को कवर अप कर जाएगा। अब अगर आप हर एक पन्ने पे 2 पॉइंट भी एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसे ही आपके 3 पन्ने हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको जगह मिलेगी तो आप एक पन्ने पे 3 पॉइंट भी एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो आप 2 पन्ने पॉइंटों में एक पन्ना आपका पूरा, एक पन्ना जिसमें आपका भाई इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी नीचे आ सकता है, तो आपके ऐसे करते करते 3 पन्ने कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, आंसर इन इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको आंसर देखने को मिल जाता है। ये रहा आपका आंसर इंग्लिश में, मिंग डायनेस्टी के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो ये रहे आपका, एग्रीकल्चर के बारे में, ट्रेड के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में है, कल्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, ठीक है, और मिलिट्री स्ट्रेंथ, इन पॉइंटों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है ट्रेस द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन मिडल चाइना। ठीक है, तो चीन, मध्ययुगीन चीन में शहरीकरण के विकास की चर्चा आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। उसके बाद आपके आ जाते हैं मेन पॉइंट, तो कृषि विकास, व्यापार विस्तार, तकनीकी प्रगति, नगरों का विकास, सांस्कृतिक केंद्र और प्रशासनिक सुधार, ये आपके 6 पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपका ये रहा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पॉइंट है, और उसके बाद आपके 6 पॉइंट मेन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, जो कि आपका शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4-5 टॉपिक दिए गए हैं, उसमें से आपको 2 टॉपिक पे लिखना था, बट लगभग हमने शायद सारे ही टॉपिक कवर अप करे हैं। पहला आता है, ठीक है, फ्यूडल क्राइसिस, सामंती संकट के बारे में यहाँ पे हमने बताया है कि सामंतवाद का जो संकट था उसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर 6 पॉइंट। आप चाहें तो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ ही बना सकते हैं, कोई पॉइंटों की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। उसका आ जाता है अरब में इस्लाम पूर्व कबायली समाज। ठीक है, कबायली समाज के बारे में बात करेंगे, प्री इस्लामिक ट्राइबल सोसाइटी इन अरब, तो यहाँ बात करी गई है, ये रहे उसके पॉइंट। ठीक है, ये इसके 2 पॉइंट यहाँ पे दिए आपके, और उसके बाद इंग्लिश में कुछ इसके लिए। तीसरा आ जाता है कंफ्यूजनिज्म एंड चेंजिंग स्टेट आइडियोलॉजी। ठीक है, कंफ्यूजनवादी और बदलती राज्य की विचारधारा, तो उसके बारे में यहाँ पे आपका टॉपिक जो है वो सी है, ये उसके पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में आ जाता है, तो ये आपको यहाँ पे इंग्लिश में देखने मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग सॉन्ग डायनेस्टी, ठीक है, नियो कन्फ्यूजन, हान डायनेस्टी, इनके बारे में बात करी गई है, तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर सॉन्ग डायनेस्टी, तो सॉन्ग डायनेस्टी है उसके बारे में यहाँ पे आ जाता है पॉइंट, तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है 6 पॉइंट के साथ। ठीक है, कृषि सुधार, व्यापार विस्तार, तकनीकी प्रगति, सांस्कृतिक विकास, शहरीकरण, आर्थिक समृद्धि, ठीक है, व्यापार और तकनीक से धन, ये पॉइंट आप यहाँ पे बताने, ये आपका इंग्लिश में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि इवेलुएट द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन इमरजेंस ऑफ फ्यूडलिज्म इन मिडिवल यूरोप। मध्ययुगीन यूरोप में सामंतवाद के उदय के महत्वपूर्ण कारक बताएं। कौन किन कारणों से पूरे के पूरे मध्ययुगीन यूरोप में सामंतवाद का उदय हुआ था। ठीक है, सामंती जो व्यवस्था थी उसका उदय हुआ था, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ जाएगा।
इंट्रोडक्शन के बाद आएगा रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था, इस कारण से हुआ था। जर्मनी का आक्रमण हो गया था, इस कारण से हुआ। व्यापार का ह्रास हो गया, फीस प्रणाली आ गई, ठीक है, चर्च की भूमिका आ गई और स्थानीय शासक आ गए। तो इन कारणों की वजह से क्या हुआ था, मध्ययुगीन यूरोप में सामंती जो व्यवस्था है उसका उदय हुआ और वो इतने ज्यादा आगे बढ़ा, ठीक है। तो ये हो जाता है, फिर ये आपका आंसर आ जाता है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि भाई एक्समाइन द एक्समाइन इन व्हाट वेज इंडियन फ्यूडलिज्म डिफर फ्रॉम यूरोपियन फ्यूडलिज्म। परीक्षण कीजिए कि भारत में जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो यूरोपीय सामंतवादी व्यवस्था से किस प्रकार अलग है, ठीक है। भारत की और यूरोप की जो सामंतवाद व्यवस्था थी उसके बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, आपको बताना है कि वो किस तरीके से डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बता देंगे दोनों प्रकार जगहों की जो सामंतवादी व्यवस्था थी इसके बारे में। फिर पॉइंट में आप भूमि अनुदान के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, किसान की स्थिति के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और राज्य की भूमि के बारे में, सैन्य सेवा के बारे में, सामाजिक पदानुक्रम और आर्थिक आधार के बारे में यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में हो जाता है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, व्हाट रोल डिड मर्चेंट एंड ट्रेडिंग नेटवर्क प्ले इन स्प्रेडिंग रिलीजन एंड कल्चर आउटसाइड अरब, ठीक है। अरब से बाहर जो अरब कंट्री है, ठीक है, तो उनसे बाहर धर्म और सांस्कृतिक के प्रयास जो प्रसार था उसमें व्यापारियों और व्यापार का जो पूरा का पूरा नेटवर्क है उसकी क्या भूमिका थी, उस चीज को आगे बढ़ाने में, रिलीजन को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने में क्या भूमिका निभाई, वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला इंट्रोडक्शन आ जाता है, उसके बाद आप पहला पॉइंट यहाँ पे बताएंगे, इस्लाम का प्रसार करा गया था, सांस्कृतिक अनुदान करे गए थे, सूफी संत के बारे में बताया गया, व्यापारिक केंद्र बनाए गए, भाषा का प्रसार हुआ, ठीक है, अरब की भाषा का पूरी दुनिया में प्रसार किया गया था। उसके बाद आर्थिक और धार्मिक एकीकरण के बारे में बात करी गई थी। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हैं, ये आपका इंग्लिश में इंट्रोडक्शन हो जाता है। 6 पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्प्रेड ऑफ इस्लाम, कल्चरल एक्सचेंज, सूफी सेंस, ठीक है, ट्रेड हब्स। उसके बाद आपका आ जाता है लैंग्वेज स्प्रेड और इकोनॉमिक एंड रिलीजियस इंटीग्रेशन के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्सेप्ट उम्मा एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अरब सोसाइटी, ठीक है। उम्मा जो है, उम्मा की अवधारणा के विकास एवं इसके द्वारा अरब समाज के संचारण पर डाले गए जो प्रभाव है उनकी व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है। उम्मा का अर्थ होता है इस्लामी समुदाय, ठीक है। उम्मा का अर्थ क्या होता है, इस्लामी समुदाय। ये धर्म सांस्कृतिक और राजनीतिक से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये समुदाय क्या होता है, जो कि पूरी तरीके से धर्म से जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ा है और उसके बाद वो राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। उसके बाद आपका पहला पॉइंट आ जाता है उम्मा की परिभाषा, मोहम्मद की भूमिका क्या थी, जनजातीय एकीकरण, धर्म और राजनीति के बारे में बता सकते हैं, सामाजिक न्याय और अरब समाज का विकास के बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है, ये फिर आपका इंग्लिश में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, हाउ डिड द Upside's rule differ from Umayyad in terms of its power base and ideology, ठीक है। अब्बासी जो है शासन अपने सत्ता के आधार पर और विचारधारा के दृष्टिकोण से उनमें शासन से किस प्रकार अलग था, किस प्रकार भिन्न था, तो ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे दो शासन की बात करी गई, ठीक है, उमैयद और अब्बासी, ठीक है। अब्बासी जो शासन था वो और उमैयद जो शासन था वो, तो ये किस तरीके से एक दूसरे से अलग थे, ये पॉइंट आपको यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ये एक्सप्लेनेशन पॉइंट दिए गए हैं। उसके बाद आपका आ जाता है जो है मेन 6 पॉइंट आ जाते हैं, सत्ता के आधार पर राजनीति, विचारधारा, प्रशासन, बुनियाद, ठीक है। फिर आर्थिक नीतियां, सांस्कृतिक विकास, ये 6 पॉइंट आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका जो आंसर है काफी अच्छा खासा डिटेल में जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में आ जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, व्हाट वर द internal and external factor that led to the downfall of Tang dynasty, ठीक है। तांग राजवंश के पतन के लिए कौन से आंतरिक और बाह्य कारक जिम्मेदार थे, तो दोनों बता रहे हैं, ठीक है। कौन से इंटरनल फैक्टर थे, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर थे, दोनों आपको बताने हैं, जिन्होंने जो तांग राजवंश है या तांग डायनेस्टी है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, ठीक है, उसका डाउनफॉल करवा दिया था। तो ये यहाँ पे दिए गए हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ जाता है। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन में भी कुछ पॉइंट बताए वो आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मेन पॉइंट में आएंगे, तो भूमि का विखंडन, कर वृद्धि, किसान का विद्रोह हो गया था, बाह्य आक्रमण हो गए थे, सैन्य विद्रोह हो गया था और आर्थिक संकट हो गया था। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका इंग्लिश में आ जाता है कंप्लीट आंसर। उसके बाद आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 आता है, द सोंग डायनेस्टी रिप्रेजेंट अ हाई पॉइंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इन अ प्री मॉडर्न चाइना। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है।
सॉन्ग राजवंश जो था आधुनिक पूर्व चाइना में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धि के उच्चतम बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना, टिप्पणी करनी है इस चीज को। तो यहाँ पे आपका जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन के बाद आपके 6 पॉइंट आते हैं। तो वे कृषि सुधार, तकनीकी प्रगति, व्यापार विस्तार, सांस्कृतिक विकास, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक समृद्धि। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। फिर आता है कुछ आपका इंग्लिश में आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपके 6 पॉइंट यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर रिफॉर्म, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है, ट्रेड एक्सपेंशन, कल्चरल डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है ये आपके पॉइंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द रोल ऑफ द स्टेट एंड नोबिलिटी एंड पीजेंट इन यूरोप फेडरलिज्म। ठीक है, ये हमने ऊपर बात कर ली कि भाई राज्य, कुलीन वर्ग और किसान की क्या भूमिका है। ठीक है, यूरोपीय सामंतवाद में, तो ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पर से देख सकते हैं। उस तरीके ही सेम पॉइंट लगभग आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। 6 पॉइंट में आप राज्य की भूमिका क्या है, कुलीन वर्ग की शक्ति, किसान की स्थिति, सत्ता का विभाजन, विकेंद्रीकृत शासन और आर्थिक संबंध, ये पॉइंट आप इजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे वहाँ पे। तो आपको आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे नंबर जो है इसमें मिल पाएंगे। ये आपका इंग्लिश पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन हाउ डिड यूरोपियन फ्यूडलिज्म चेंज एंड इवॉल्व ओवर टाइम। ठीक है, यूरोपीय जो सामंतवाद था, यूरोप में जो सामंतवादी व्यवस्था थी, तो यूरोपीय सामंतवाद समय के साथ कैसे बदलना और विकसित हुआ, कैसे बदला और विकसित हुआ, ये आपको यहाँ पे बात करनी है, व्याख्या करनी है इस चीज की। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से बदला, किस टाइम पे बदला, ये सारी हमें यहाँ पे बताइए। ठीक है, उसके बाद आपके 6 पॉइंट में प्रारंभिक चरण, उच्च बद्ध युग, सामंती संकट, किसान विद्रोह, नए सामाजिक वर्ग और सामंतवाद का पतन, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका इंग्लिश का जाता है। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया गया और यहाँ पे आपके मेन पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट फैक्टर लेड टू द इमरजेंस ऑफ क्राइसिस इन मेडिवल यूरोपियन फेडरलिज्म। मध्यकालीन यूरोप सामंतवाद के संकट के उद्भव के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है। ठीक है, सामंतवाद के ऊपर जब संकट आया तो किन कारणों से वो संकट आया था, उन कारणों के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, तो वो सारे के सारे पॉइंट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं। पहला पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हैं, कृषि की गिरावट हो गई थी। ठीक है, प्लेग महामारी आ गई थी, युद्ध हो चुके थे और युद्ध चालू हो गए थे, तो जनसंख्या की कमी हुई, किसान ने विद्रोह कर दिया और नगरों का विकास हो रहा था। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीजें हुई और सामंतवाद का जो है डाउनफॉल जो है लगभग आ चुका था। क्वेश्चन नंबर 19, एनालाइज द फैक्टर that contribute to the rise of a rapid expansion of Islam during early खिलाफत। उन कारकों का विश्लेषण कीजिए जिन्होंने प्रारंभिक खलीफाओं के काल में इस्लाम के उदय और तेजी से विस्तार में योगदान दिया था। ठीक है, उन कारणों की बात करनी है जिन्होंने क्या करा था, प्रारंभ में मतलब एकदम स्टार्टिंग में खलीफाओं के काल में क्या करा था, इस्लाम के उदय में हेल्प करी थी और उसको तेजी से विस्तार किया था। तो वो पॉइंट आपको यहाँ पे उठाने हैं। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आपके मेन पॉइंट आ जाते हैं कि भाई मोहम्मद का नेतृत्व, उम्मा का अवधारणा, सैन्य विजय, ठीक है, और व्यापारिक गतिविधियां, धार्मिक एकता, प्रशासनिक सुधार, ये पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। ये पॉइंट आपको ऊपर भी हमने एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इनको दो दो बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको हर जगह क्वेश्चन जो है याद रहे और देखने को मिलता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि अब्बासी राजवंश के उदय के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे, अब्बासी क्रांति ने सत्ता परिवर्तन में कैसे योगदान दिया। व्हाट फैक्टर लेड टू द राइज ऑफ अब्बासी डायनेस्टी एंड हाउ डिड अब्बासी रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूट टू द शिफ्ट इन अ पावर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ बताना। तो अब्बासी राजवंश के बारे में आप यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है, अब्बासी राजवंश, उसके बाद आप मेन पॉइंट में आ जाएंगे। तो उमियाद भ्रष्टाचार, अब्बासी आंदोलन, अब्बासी क्रांति, ठीक है, बगदाद राजनीति, राजधानी, बहुसांस्कृतिक नीतियां और प्रशासनिक सुधार, इन पॉइंटों के बारे में आप यहाँ पे इजिली बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद आपका इंग्लिश में यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया, ये आप देख सकते हैं। मेन पॉइंट आपके यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेडिवल चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम एंड हाउ डिड दे शेप द सोसाइटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। मध्यकालीन चीन की राजनीतिक प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या थी और उन्होंने तो उस अवधि के दौरान समाज को कैसे प्रभावित किया, ये आपको बताना। ठीक है, मध्यकालीन जो टाइमलाइन दी गई है, ठीक है, क्या दिया गया, मेडिवल चाइनीज, चाइना का टाइम दिया गया। तो मध्यकालीन चीन की राजनीतिक प्रणाली की मुख्य विशेषताएं बताइए और उन्हें उस अवधि के दौरान, जिस टाइम की बात हो रही है, उस दौरान समाज को कैसे प्रभावित किया था, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद ये हो जाता है आपका यहाँ पे 6 पॉइंट, केंद्रीकृत शासन, सिविल सेवा परीक्षाएं, कंफ्यूजनवाद, ठीक है, प्रशासनिक संरचना, आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति, ये आपके पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो
यहाँ पे आपका अगला इंग्लिश में आ जाता है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट हैं आपके। इंग्लिश के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 आता है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेडिवल चाइना इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मध्यकालीन चीन का योगदान आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में और जो है आपका प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, साइंस और टेक्नोलॉजी, इन दोनों क्षेत्र में जो है मध्यकालीन चीन ने क्या योगदान दिया, आपको ये यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें जितनी भी डेवलप करी गई थी चाइना के दौरान, ठीक है, चाइना के उस समय, वो सारी यहाँ पे बताई गई। जैसे तकनीक में कागज, बारूद, कंपस, ठीक है, और मुद्रण, ये सारी चीजें बनाई गई थी। नौवाहन, कंपस, जो जहाज के निर्माण में सुधार करते थे, ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। ठीक है, कृषि तकनीक के बारे में हम बता सकते हैं। आविष्कार कौन कौन से करे गए थे, जैसे कागज, बारूद, कंपस, ठीक है, मुद्रण। नौवाहन जैसे कंपस, जहाज का निर्माण। चिकित्सा में हर्बल दवाएं और एक्यूपंक्चर चाइना से आया है। गणित में बात करें तो अंक गणित और बीज गणित चाइना से आया है। खगोल विज्ञान की बात करें तो खगोलीय अवलोकन चाइना से आया है। चावल की किस्में, सिंचाई, हल, ये सब जो कृषि की तकनीकें हैं, ये चाइना से ही निकलकर कहीं ना कहीं आई है। ठीक है, तो ये आपके आंसर में हो जाता है, ये आपका इंग्लिश में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 23, डिस्कस द की फीचर्स ऑफ मेडिवल यूरोप फेडरलिज्म, हाउ डिड इंडियन फेडरलिज्म डिफर फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये हमने ऊपर भी बात करा कि भाई सामंतवाद किस प्रकार से भारतीय और यूरोप का सामंतवाद एक दूसरे से किस प्रकार अलग है, उनके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, यूरोपियन के बारे में बात करनी है पहले, और ये बताना है कि किस प्रकार से अलग है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी में सारे पॉइंट हो जाते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट में यूरोपीय सामंतवाद के बारे में बात करेंगे, भारतीय सामंतवाद के बारे में बात करेंगे, किसान की स्थिति कहाँ कैसी थी दोनों जगहों पे वो, धार्मिक प्रभाव कैसा था दोनों जगह पे वो, शासन प्रणाली कैसी थी वो, और फिर आर्थिक आधार कैसा था वो, ये आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, ये हो जाता है। फिर आपका आंसर यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है, तो ये आप चेक कर सकते हैं 6 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, व्हाट वाज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेसिक्स ऑफ मेडिवल यूरोपियन फ्यूडलिज्म। ठीक है, तो मध्यकालीन यूरोपीय सामंतवाद का राजनीतिक और आर्थिक आधार कैसा था, मतलब उसका पॉलिटिकली बेस कैसा था, और जो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक बेस कैसा था। इन दोनों चीजों के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। पॉलिटिकली वो किस प्रकार से कनेक्टेड था, इकोनॉमिकली किस प्रकार से कनेक्टेड था, वो पॉइंट आपको यहाँ पे उठाने हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको ऊपर दे दिया गया है। उसके बाद राजनीतिक आधार आप बात कर लेंगे, आर्थिक आधार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैनर व्यवस्था, व्यापार, चर्च की क्या भूमिका थी वो बता देंगे, और सामांती पदानुक्रम के बारे में यहाँ पे आप बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हिंदी में। फिर यहाँ पे आपका इंग्लिश में दिया गया है कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 25, आउटलाइन द मेजर इवेंट दैट लेड टू द राइज ऑफ इस्लाम इन 7th सेंचुरी एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद इन दिस डेवलपमेंट। ठीक है, उन प्रमुख घटनाओं का वर्णन करें जिनके कारण 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ, और इसमें पैगंबर मोहम्मद की क्या भूमिका रही है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, आप एक तरीके से ये बता सकते हैं कि पैगंबर जो मोहम्मद थे, उन्होंने ही इस्लामिक धर्म की शुरुआत करी थी। ठीक है, उनको सबसे शुरुआती व्यक्ति माना गया है, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अरब समाज में असमानता के बारे में पॉइंट बता देंगे, व्यापारिक गतिविधियों का पॉइंट आ जाएगा, धार्मिक विभाजन, मोहम्मद का संदेश, और हिजरत और उम्म का स्थान क्या था, ये आप यहाँ पे बता देंगे। ये सारे पॉइंट आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश में आ जाता है, इंट्रोडक्शन के आ जाता है थोड़ा सा। उसके बाद आपके मेन पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, तो आप इजीली अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अपना जो आंसर है काफी डिटेल में लिख सकते हैं। अगला आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वर द मेन डिफरेंस इन अ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ उमैयाद एंड द अब्बासी। ठीक है, उमैया और अब्बासी के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली का मुख्य अंतर बताइए। ठीक है, उमैया में क्या प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, ये बताना है, और अब्बासी में किस प्रकार की थी, ये दोनों बताना है, और किस प्रकार का अंतर था, ये भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आंसर यहाँ पे आप डिटेल में बनाकर लिखिएगा, तभी आप लोग इजीली ज्यादा से ज्यादा कंटेंट है लिख पाएंगे और कवर कर पाएंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद पॉइंट में आपसे आ जाएगा सत्ता का आधार कैसा था, राजधानी कैसी थी, राजनीति की व्यवस्था, ठीक है, और कहाँ पे थी, शासन प्रणाली, नीतियां, सामाजिक नीतियां और सांस्कृतिक विकास, ये पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हैं। ये आपका इंग्लिश में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 27, ठीक है, डिस्कस द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक एज अंडर द उमैयास एंड अर्ली अब्बासी। ठीक है, उमैया और आरंभिक अब्बासी के अंतर्गत इस्लामी युग के सांस्कृतिक विकास का आपको क्या करना, वर्णन करना है। टाइम बताया गया, उमैया और प्रारंभिक अब्बासी जो था, इनके बीच में जो इस्लामिक युग था, ठीक है, उसके सांस्कृतिक विकास, उसके संस्कृति का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपका मेन, ठीक है, उम्मीद जो कला है उसके बारे में पता कर लेंगे।
अब्बासी सांस्कृतिक केंद्र के बारे में बात करेंगे। साहित्य के बारे में आप बात करेंगे, जिसमें कविता, दर्शन और विज्ञान आ जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो बीज गणित और चिकित्सा आ जाता है। कला के क्षेत्र में अरबी लिपि, ज्योमेट्री का डिजाइन और मोजाइक आ जाते हैं। ठीक है, और वास्तुकला में आप मस्जिद, महल और नगर योजना, ये सारी चीजें डेवलप करेगी थी, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका इंग्लिश में आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन पॉलिटिकल ट्रेंड ड्यूरिंग मेडिवल चाइना। मध्यकालीन चीन की राजनीतिक व्यवस्था में आए महत्वपूर्ण बदलाव के ऊपर आपको क्या करना है, चर्चा करना है। मध्यकालीन चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, पॉलिटिकली ट्रेंड था, उसमें जो चेंजेस आए थे बहुत बड़े बड़े, वो चेंजेस के बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। ये इंट्रोडक्शन आपको लिख देना है। इस इंट्रोडक्शन को भी थोड़ा ज्यादा लिखना है, मैंने थोड़ा कम दिया है यहाँ पे आपको। ठीक है, हम थोड़ा यहाँ पे कवर अप ज्यादा नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। क्या है, शांग वंश के बारे में बात करेंगे, शांग वंश के बारे में बात करेंगे, मंगोल आक्रमण के बारे में बात करेंगे, मिंग राजवंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंफ्यूजनवाद के बारे में बात करेंगे और नव कंफ्यूजनवाद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे इजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आता है, व्हाट वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इन मिडिवल चाइना एंड हाउ डिड दे इन्फ्लुएंस चाइनीज सोसाइटी इन द वर्ल्ड। मध्ययुगीन चीन की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां क्या थी और उन्होंने चीन समाज और दुनिया को कैसे प्रभावित किया, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो मध्ययुगीन चीन की जो है आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, किस तरीके से भाई उन्होंने चेंजेस करे थे, किस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट करी थी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। जैसे पवन चक्की हो गई, ठीक है, जिसको मिल कहते हैं, ये सारी चीजों का भी निर्माण किया गया था, तो वही आप कागज, बारूद, कंपास, मुद्रण, ठीक है, पवन चक्की, वास्तु, व्यापारिक वस्तुएं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। ये आपका इंग्लिश में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 आता है कि शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन है, चर्च एंड स्टेट इन मिडिवल सोसाइटी यूरोप। ठीक है, मध्यकालीन यूरोप में चर्च और राज्य के बारे में बात करनी है, तो चर्च और राज्य के बारे में जो पॉइंट आपके बनते हैं वो हमने यहाँ पे बता दिए हैं, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद ये आपके मेन पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपका ये इंट्रोडक्शन और ये आपके मेन पॉइंट। अगला आता है शिष्टता। ठीक है, शिलिवरी जो है आपका शिष्टता, इसके बारे में बात करी गई है, तो ये आप यहाँ पे ठीक है लिख सकते हैं। ये आपके पॉइंट हो जाते हैं, ये आपका इंग्लिश में हो जाता है। अगला आता है राशिदुल खलीफा। ठीक है, तो इसके बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। ये आपका है इस पॉइंट के बारे में इंट्रोडक्शन, और ये आपके 6 पॉइंट। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में हो जाता है। अगला आ जाता है कंफ्यूजनवाद। ठीक है, कंफ्यूजनवाद, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद ये आपका आ जाता है 6 पॉइंट। ठीक है, ये आ जाता है आपका इंग्लिश में। तो देखिए यहाँ पे आपके टोटल के टोटल 30 क्वेश्चन, जो कि पिछले सारे क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड थे, पिछले सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं, वो हमने यहाँ पे उठा के आपको कवर कराए हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन का एक एक आंसर इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़कर जाते हैं तो कल के एग्जाम में, और अगर आप आगे हो रहा है ये एग्जाम, तो आप इजिली कवर अप कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, अच्छे नंबर इस सब्जेक्ट में तो ला सकते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को एक बार और देखिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपकी डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में ही हेल्प करेंगे। एक बार चेक करिए वीडियो को अच्छे से। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग ये सारा का सारा जो कंटेंट है आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप रीड आउट भी कर सकते हैं, और आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर चेकआउट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।